नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में अपना टॉपिक पढ़ा था मानव में श्वसन तंत्र, और मानव में श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों का जो हमने अध्ययन किया था उसमें कुछ बातें बची थी जिसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। जो मानव का श्वसन तंत्र है, उस मानव के श्वसन तंत्र में श्वसन के तहत कुछ मांसपेशियां होती है, वो भी कार्य करती है। हमने श्वसन तंत्र में फेफड़ों का अध्ययन किया था। आपको ये बताया था कि फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है, दो होते हैं, ये बायां फेफड़ा और ये दायां फेफड़ा। इसके विभिन्न भागों को हमने जाना था। देखिए, हमने कल ये बात नहीं की थी कि इसके नीचे डायफ्राम होता है। ये एक श्वसन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मांसपेशी होती है, डायफ्राम, या इसको कहते हैं मध्यपट, या क्या कहते हैं, तनुपट। ये एक पेशी होती है, कंकाल पेशी, और इस मध्यपट के संकुचन और शिथिलन के लिए अंतरापरशुक पेशियां होती है जो पसलियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? पसलियों से जुड़ी होती है। ये हमारे शरीर में जो पसलियां होती है, ये पसलियां श्वसन में सहायक होती है। इनसे अंतरापरशुक पेशियां जुड़ी होती है। जो अंतरापरशुक पेशियां इस डायफ्राम या तनुपट में संकुचन और शिथिलन करने के लिए जो है वो सहायता करती है। देखिए, जब डायफ्राम में संकुचन होता है, संकुचन का मतलब ये इस प्रकार से नीचे आ जाता है, ठीक है ना। जब संकुचन हो जाता है तो इस दौरान क्या होता है कि नासा मार्ग से वायु अंदर प्रवेश करती है, कहां? इस श्वसनी में, और श्वसनी से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और जब इसमें शिथिलन होता है तो ये डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है, और फैलने से क्या होता है, श्वसन जो है वो श्वास की वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है वापस फेफड़ों से। तो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करने में ये डायफ्राम जो होता है वो सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं श्वसन क्रिया विज्ञान की। श्वसन क्रिया विज्ञान की। श्वसन क्रिया विज्ञान। श्वसन क्रिया विज्ञान का मतलब है कि जो फेफड़ों में जो वायु का संचालन होता है, फेफड़ों में वायु का संचालन अर्थात वायु को अंदर लेना, वायु को बाहर निकालना, ये जो क्रिया होती है ये होती है आपके जो वायुमंडल है और कुपिकाएं होती है जो फेफड़ों के अंदर होती है, ठीक है ना। फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती है, उन कुपिकाओं और वायुमंडल के मध्य जो ऋणात्मक दाब प्रवणता होती है उसके कारण संपन्न होता है। और इसमें साथ में ये तनुपट या मध्यपट जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। दोनों क्रियाएं साथ में होती है। एक तो ऋणात्मक दाब प्रवणता, ऋणात्मक दाब प्रवणता किसके मध्य उत्पन्न होती है? वायुमंडल और कुपिकाओं के मध्य। और साथ में उपयोग किसका होता है? डायफ्राम का उपयोग होता है। यहां जब ये दोनों का उपयोग होता है, एक तो ऋणात्मक दाब प्रवणता और डायफ्राम का, तो जो वायुमंडल की जो वायु होती है वो अधिक दाब वाली वायु है, वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि यहां वायु दाब फेफड़ों में कम हो जाता है और वायुमंडल में वायु दाब अधिक रहता है, तो वायु कहां प्रवेश कर जाती है? फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है अपना श्वसन का क्रिया विज्ञान। इसकी जो क्रिया है वो दो स्तरों में संपन्न होती है। एक तो होती है बाह्य श्वसन, और दूसरी होती है अंत्य श्वसन, ठीक है। हम बात करते हैं पहले बाह्य श्वसन की। जो बाह्य श्वसन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय जो होता है वो वायु से, जो कुपिकाएं भरी होती है, कुपिकाएं जो वायु से भरी होती है, इन कुपिकाओं और केशिकाओं में जो प्रवाहित रक्त होता है, इनके मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब कुपिकाओं में जो वायु भरी होती है, ये वायु कहां जाती है? रक्त केशिकाओं में। कहां जाती है? केशिकाओं में, ठीक है। तो इनके मध्य, कुपिकाओं और केशिकाओं के मध्य जो
गैसों का आदान प्रदान होता है वो इनमें आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। किसमें अंतर? कुपिकाओं और केशिकाओं के मध्य आंशिक दाब में अंतर के कारण संपन्न होता है। और आंतरिक जो श्वसन होता है या अंत्य जो श्वसन होता है, ये जो श्वसन है, यह श्वसन कोशिकाओं में जो रक्त प्रवाहित होता है, केशिकाओं में जो रक्त प्रवाहित होता है, इन केशिकाओं में और ऊतकों के मध्य जो विसरण की क्रिया होती है उसके द्वारा संपन्न होता है। ठीक है ना? कौन सी क्रिया द्वारा? एक तो केशिकाओं और ऊतकों के मध्य कौन सी क्रिया द्वारा अंत्य श्वसन होता है? विसरण की द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा। तो ये अपना श्वसन का क्रिया विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? श्वसन के लिए मांसपेशियां हैं, वो भी कार्य करती है। वो कौन सी है? एक तो तनुफट या डायफ्राम, और दूसरा कौन सी है? पसलियों में पाई जाने वाली जो अंतरापरशुक पेशियां होती है। कौन सी? अंतरापरशुक पेशियां। ये जो है वो श्वसन में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अध्ययन करते हैं कि जो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। हमने कल बताया था कि ये श्वसन की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होती है ऑक्सीश्वसन और दूसरी होती है अनोक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन और अनोक्सीश्वसन की क्रिया में दोनों में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, और वो होता है पाइरुवेट में। किसमें होता है? पाइरुवेट में। मतलब ग्लूकोज किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है। और ये क्रिया कहां संपन्न होती है? ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है? ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और ये कोशिका द्रव्य में क्या बन जाता है? पाइरुवेट बन जाता है। ये ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की क्रिया ऑक्सीश्वसन और अनोक्सीश्वसन दोनों में सेम प्रोसेस से होती है। ठीक है दोस्तों, ये हम थोड़ा आगे अध्ययन करते हैं इसका डिटेल से। दोस्तों आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज होता है इसका विखंडन होने के बाद ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए ग्लूकोज का जो पूर्णतः एटीपी के रूप में बदलना होता है वो कहां संपन्न होता है? देखो ऑक्सीश्वसन में तो ये क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसमें एटीपी का संग्रह होता है। आपने देखा होगा ये कोशिका होती है, ठीक, और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक, और केंद्रक के आसपास कोशिका द्रव्य में ही बहुत से कोशिकांग होते हैं। इसी प्रकार का एक कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस प्रकार की संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है ये, और इसमें खुद का एक डीएनए भी होता है। ठीक है, इस पर क्रिस्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंगुलीनुमा संरचना होती है, क्रिस्टी। इस प्रकार से ये अंगुलीनुमा संरचना, तो ये क्रिस्टी तो ये होती है, और ये जो है ये F1 कण होते हैं। क्या होते हैं? F1 कण या ऑक्जिसोम। ये F1 कण, ठीक है, ऑक्जिसोम, ये होती है क्रिस्टी। ठीक है, यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, और ये आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। तो अभी मैंने आपको थोड़ा बताया था पीछे कि जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का किसमें बदलना होता है? ग्लूकोज किसमें बदलता है? पाइरुवेट में। किसमें बदल जाता है? पाइरुवेट में। ग्लूकोज कितने कार्बन का अणु है? 6 कार्बन का, जबकि पाइरुवेट कितने कार्बन का अणु है? 3 कार्बन का अणु है। पाइरुवेट कितने कार्बन का अणु है? 3 कार्बन का अणु है। ठीक है दोस्तों, तो 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु में जो विखंडन होता है वो कहां होता है? वो होता है कोशिका द्रव्य में होता है ना, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, और ये 3 कार्बन वाला जो अणु पाइरुवेट होता है,
इस पायरुवेट का विखंडन जो होता है वो कहाँ होता है? पायरुवेट का विखंडन वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर। मतलब ये पायरुवेट कहाँ चला जाता है? आप ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट का क्या होता है? विखंडन होता है। और इस पायरुवेट के विखंडन से एक ग्लूकोज के अणु से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और वो कितनी प्राप्त होती है? 38 एटीपी। कितने? 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बनते हैं और ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। ठीक है। ये ऑक्सीश्वसन में क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। तो देखिए इसमें ऊर्जा भी काफी निकलती है। आपको मैंने समीकरण से भी बताया था कल कि C6H12 है और 6 ये क्या है? ग्लूकोज का एक अणु है। इसमें 6 ऑक्सीजन के अणु इसके विखंडन में काम आ रहे हैं और यहां 6 CO2 बनती है और 6 H2O बनती है। ठीक है। और 673 किलो कैलोरी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कई किताबों में 673 भी लिखा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। जो अनोक्सिय श्वसन की क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कल बात हमने की थी थोड़ी बहुत इसके बारे में। और प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें अनोक्सिय श्वसन की क्रिया होती है। अनोक्सिय श्वसन कौन से जीवों में होता है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं आपके जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव है, माइकोप्लाज्मा है ना। कवक में यीस्ट आता है आपके। यीस्ट जो बेकरी उद्योग में काम में लिया जाता है। किण्वन की क्रिया कराई जाती है इससे। ठीक है। थोड़ी बात और करते हैं अपन आगे कि हमारी मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस समय मांसपेशियों में भी जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किससे बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल में बदलने से हमारी मांसपेशियों में एंटेन उत्पन्न होती है। ये भी मैंने थोड़ी बात की थी कल। देखते हैं आगे। जो ग्लूकोज है एक में चार्ट से बना देता हूं, थोड़ा चार्ट से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम देखते हैं यहां हमारे पास एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन का अणु होता है। कितना होता है? 6 कार्बन अणु होता है। 6 कार्बन का अणु होता है। ठीक है। इसका विखंडन किसमें होता है? सबसे पहले होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जो विखंडन होता है वो ऑक्सीय श्वसन और अनोक्सिय श्वसन दोनों में सेम प्रोसेस से होता है। और ये किसमें बदलता है? अभी आपको मैंने बताया पायरुवेट में बदलता है। किसमें बदलता है? पायरुवेट में। और ये पायरुवेट कितने कार्बन का अणु है? 3 कार्बन का अणु होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? O2 की अनुपस्थिति में किसमें बदल जाता है? ये O2 की अनुपस्थिति में जो किण्वन की क्रिया होती है उसके द्वारा ये अल्कोहल में बदल जाता है। C2H5OH में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ये एथिल अल्कोहल होता है जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल, शराब कहते हैं जिसको। ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर यही पायरुवेट
ये पायरुवेट जो होता है ये ऑक्सीजन के अभाव में, बिल्कुल ऑक्सीजन मतलब कम हो, ऑक्सीजन के अभाव का मतलब है ऑक्सीजन होती तो है लेकिन O2 की कम उपस्थिति हो, कम उपस्थिति। उस स्थिति में क्या होता है, अभी मैंने बताया लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, हमारी मांसपेशियों में किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में, C3H6O3, ये क्या है, लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। और साथ में इसमें भी क्या बनेगी, आपको पता है इसमें भी ऊर्जा निकलेगी, है ना, ऊर्जा, और वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। फिर अगली जो इसमें हम बात करें, यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, और ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन से क्या होता है, CO2 बनती है, H2 बनता है, और साथ में ऊर्जा निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये क्रिया कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। ये अपने श्वसन से संबंधित कुछ बातें हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो एटीपी होती है वो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में काम आती है, जो ऊर्जा होती है वो हमारी जैविक क्रियाओं में काम आती है। ये एटीपी क्या है, एटीपी ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अपनी कुछ बातें हो जाती है किससे संबंधित, श्वसन से संबंधित, ठीक है। श्वसन आज कंप्लीट है, इसके बाद हम अपना अगला तंत्र शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।